हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉवर्टी और इनइक्वलिटी को। देखो, ये जो चैप्टर है पॉवर्टी और इनइक्वलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से जो है हमें अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस चैप्टर को भी हमें अच्छे तरीके तरीके से कवर करना है, विथ डिटेल के साथ इसको कवर करना है। क्लियर है? तो ये तो होने वाले पूरा कंप्लीट पॉलिटी और इनइक्वलिटी का पूरा इकोनॉमिक्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड कवर कर रहे हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना एग्ज़ाम का डिमांड है, उसी लेवल तक हमें पूरे इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर करना है। अननेसेसरी का यहाँ पे हमें कुछ चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना मिनिमम रिसोर्स रखोगे, ठीक है? जितना मिनिमम रिसोर्स रहेगा उतना उसको मैक्सिमम लेवल में यूटिलाइज़ कर सकते हो, मैक्सिमम लेवल में उसको रिवाइज़ कर सकते हो और अल्टीमेटली करना क्या है? रिवाइज़ ही करना है। तभी जाके जो है एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से मार्क्स वहाँ पे फेच कर पाओगे और अच्छे तरीके से जो है, जो पेपर 1 का होता है उसमें मार्क्स जो है एक्यूरेटली तरीके से कर पाओगे। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करके जाना है, रैंडमली कवर नहीं करना है, ठीक है? तो इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पॉवर्टी टॉपिक को तो कंप्लीट करेंगे, इसी के साथ हम लोग जो है इनइक्वालिटी टॉपिक को भी यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन, इस क्लास का पूरा नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड होता है। क्लियर है? जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी टॉपिक को कवर करते हैं। पहले हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो पॉवर्टी को कवर करेंगे। जैसे पॉवर्टी टॉपिक एंड होता है पूरा कवर कर लेते हैं, उसके बाद इनइक्वालिटी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अगर डिस्कस करें पॉवर्टी, तो पॉवर्टी एक्चुअली क्या होता है ना? पॉवर्टी हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, जिसका इनकम लेवल बहुत लो होता है, उसको हम लोग पॉवर्टी बोलते हैं। ऐसा नहीं, अब हम लोग जो है सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो लेवल होता है, उस लेवल तक हमें टच करते हुए जाना है, ठीक है? पॉवर्टी का एक्चुअली मतलब होता है कि कोई भी लाइफ़ को, है ना, लाइफ़ को सस्टेन करने के लिए जितना बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे मैं इनकम का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वायरमेंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है? जितना एक रिक्वायरमेंट होता है और उस रिक्वायरमेंट को अगर पूरा कर रहे हो तब तो पॉवर्टी नहीं कहलाओगे, लेकिन उस एक मिनिमम लेवल का जो रिक्वायरमेंट होता है एक लाइफ़ को सस्टेन करने के लिए, अगर उसके नीचे लेवल में हो तो उसको हम लोग जो है पॉवर्टी कंसीडर करते हैं, ठीक है? देखो, प्रॉपर इसका स्टैंडर्ड पॉवर्टी जो कि एक मल्टी डायमेंशनल कंडीशन होता है ना? मल्टी डायमेंशनल मतलब सोसाइटल जो है लेवल में उसको भी हम लोग पॉवर्टी कंसीडर करते हैं। क्लियर है? सोशियो लेवल में, इकोनॉमिकल लेवल में, हर फील्ड में यहाँ पे जो है पॉवर्टी होता है। जस्ट इनकम के बेस में हम लोग पॉवर्टी को कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मल्टी डायमेंशनल कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल लेक्स द मिनिमम रिसोर्सेज नेसेसरी और बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जितना एक बेसिक रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्स को भी अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तब उस केस में हम लोग बोलते हैं ये जो है पॉवर्टी है। अब इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो है इसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म से भी जाने जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसका नेम से भी है। जैसे कि इसी को हम लोग इनकम डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं। देखो, यहाँ पे इनकम डिप्रिसिएशन बोलने का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर किसी पर्सन के पास प्रॉपर लेवल में इनकम होंगे तो जो लाइफ सस्टेन करना होगा वो ईज़ी तरीके से कर पाएँगे। लेकिन अगर वही पर्सन के पास अगर इनकम बहुत कम है तो उसको लाइफ सस्टेन करने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है ना? रिसोर्स का जो नेसेसरी उसको जो है अवेलेबल नहीं करा पाएँगे। इसलिए इसको जो है इनकम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। फिर कंज़प्शन डेप्रिसिएशन, कंज़प्शन मतलब जो है जितना कंज़प्शन करना चाहिए, कैलोरी बेस्ड, आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि रूरल एरिया का अगर बात करोगे तो पर डे जो है 2400 यहाँ पे कैलोरी इनटेक करना चाहिए। अर्बन एरिया का बात करोगे तो 2100 कैलोरी यहाँ पे जो है इनटेक करना चाहिए। तो अगर इस तरीके से अगर इनटेक भी नहीं कर पा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कंज़प्शन डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर कैपेबिलिटी डेप्रिसिएशन आते हैं इसी के अकॉर्डिंग, जो कि अमर्त्य सेन के द्वारा दिए गए हैं। फिर आता है एक मल्टी डायमेंशनल डेप्रिसिएशन, जिसमें से एजुकेशन को भी यहाँ पे देखे जाते हैं। स्टैंडर्ड कितना है, लिविंग स्टैंडर्ड उसको भी देखे जाते हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखे जाते हैं, जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है? ये कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो है डिफरेंट डिफरेंट टर्म दिए जाते हैं, लेकिन पॉवर्टी का सिंपल मतलब हमें इतना ही समझना है कि जो बेसिक्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, उसका भी यहाँ पे कमी होना, उसको हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी कंसीडर कर रहे हैं।
अब कई कारण हैं जो है पॉवर्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट कारण हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो इससे क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई काम नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले बात तो इनकम नहीं आएगा। अब देखो खुद यहाँ से इंटरलिंक कर सकते हो, अगर इनकम नहीं आएगा तो रिसोर्सेज़ जो चाहिए लाइफ सस्टेन करने के लिए वो रिसोर्सेज़ नहीं आएँगे। अब इनकम से कुछ नहीं आ रहा है तो सीधी-सी बात है कि पॉवर्टी में जाओगे ही जाओगे। ठीक है? अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम आ रहा है, मतलब जिस तरीके से एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी आना चाहिए, अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा तो इनकम लेवल ज़्यादा होंगे, इनकम लेवल ज़्यादा होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर ही ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो सीधी-सी बात है इनकम लेवल यहाँ पे कम होगा। तो जब इनकम लेवल कम होगा, तो रिसोर्सेज़ भी मोबिलाइज़ नहीं कर पाओगे। अब रिसोर्सेज़ नहीं है, तो लाइफ़ को सस्टेन करने के लिए जो थिंग्स चाहिए, जो सामान चाहिए, ज़रूरतें चाहिए, उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पूरे नहीं कर पाओगे। ये जो है दिक्कत होता है। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड लाइफ़ होता है, उसको जो है फ़ील कर रहा है। जिसके पास जो है इनकम लेवल बहुत कम है, उस तरीके से जो है एक्सेस नहीं कर पा रहा है। फिर एक जो है मेन इम्पोर्टेंट आता है जो कि कॉज़ेज़ हैं, वो है इन्फ्लेशन का। महँगाई का, क्योंकि देखो हर सामान एट प्रेज़ेंट अगर देखोगे तो कितना महँगा है। अब महँगा है लेकिन इनकम तो बढ़ नहीं रहा है। इनकम जैसा का तैसा है, लेकिन जो प्राइस है कोई भी थिंग्स का, पार्टिकुलर थिंग्स का, उसका लेवल बढ़ रहा है। तो उसी सामान में ज़रूरतें को पूरा करना, उसी इनकम में ज़रूरतें को पूरा करना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। अगर ख़ास करके इनकम लेवल किसी का बहुत कम है तो। ये भी एक कॉजेज़ हैं जिसके थ्रू पॉवर्टी हमें देखने को मिलता है, और ना चाह के भी जो है इंडिविजुअल को पॉवर्टी में चले जाते हैं। फिर सोसाइटल भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि इलिटरेसी हो गया। अब देखो इलिटरेसी है, पढ़े लिखे नहीं हो तो जॉब मिलना मुश्किल है। जॉब नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं आएँगे, सैलरी नहीं आएगा। अब सैलरी नहीं आएँगे तो सीधी-सी बात है कि मनी नहीं आएगा, है ना? अब मनी नहीं आएँगे तो फिर रिसोर्सेज़ कहाँ से खरीदोगे? ठीक है? कुछ के बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है। ना अगर स्कीम भी चला रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस स्कीम का भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो, क्यों? क्योंकि इलिटरेसी हो, जानते ही नहीं हैं, उस स्कीम के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये जो है सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, कॉजेज़ हैं, जिसके थ्रू जो है इंडिविजुअल पॉवर्टी की लाइन में चले जाते हैं। फिर कास्ट सिस्टम है, जेंडर इनइक्वालिटी है, कि जो फीमेल हैं उसको लो पार्टिसिपेशन में रखते हैं। फीमेल का इनकम जो है बहुत कम रखते हैं, लो रखते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। जेंडर इनइक्वालिटी है। ठीक है, उसी के साथ जो है रिस्ट्रिक्टेड राइट्स भी हैं, मेल को ज़्यादा डोमिनेट देते हैं, फीमेल को कम डोमिनेशन देते हैं। फिर कुछ सोशल कस्टम्स हैं जैसे कि डॉरी हो गया, रिचुअल्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गया। ये भी सोसाइटल इशू हैं, कॉजेज़ हैं, जहाँ से हमें पॉवर्टी लाइन की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तो जस्ट कुछ कॉजेज़ रहे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहा है, तो उसी को हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट कई कॉजेज़ हैं जिसके थ्रू जो है कोई इंडिविजुअल पॉवर्टी लाइन में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। आई होप कि इसका जो कॉजेज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉजेज़ को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और इतना कॉजेज़ है मोर देन सफिशिएंट है। और अगर कोई दूसरा कॉजेज़ आते हैं एग्ज़ाम में भी सपोज़ आ जाते हैं, ऐसे तो देखो बहुत सारे कॉजेज़ को डिस्कस किए तो ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन अगर आ भी जाए तो अब यहाँ से एक लॉजिक लग जाना चाहिए। पॉवर्टी किसको बोलते हैं? क्या-क्या उसका कॉजेज़ हो सकते हैं? ठीक है? इतना कवर करने के बाद अब आ जाओ कि कितने टाइप्स के पॉवर्टी होते हैं। है ना? एट प्रेज़ेंट जो है 2 ही टाइप के हम लोग पॉवर्टी को कंसीडर करते हैं। एक पॉवर्टी होता है जिसको हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं, और एक पॉवर्टी होता है जो कि रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है? तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है अगर इसको देखोगे तो जितना भी मोस्ट जो डेवलप्ड नेशन है, उसी के द्वारा इसको हम लोग यूज़ में लिए जाते हैं। डेवलप कंट्री जैसे कि यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, तो जितना भी डेवलप कंट्री है उसके द्वारा रिलेटिव पॉवर्टी को यूज़ किए जाते हैं, और मेजरली जो है ये कंपेरेबल के रेस्पेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? अगर कोई भी थिंग्स को, 2 थिंग्स को अगर कंपेयर करना है, उस केस में हम लोग जो है रिलेटिव पॉवर्टी को यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है जैसे कि इसको इंडिया के द्वारा ही यूज़ किए जाते हैं, है ना? जितना भी डेवलपिंग नेशन है, अंडर डेवलप्ड नेशन है, उसके द्वारा हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी को यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ समझी है पॉवर्टी। पहले तो बात को समझो पॉवर्टी किसको बोलते हैं? पॉवर्टी अभी तक हम लोगों ने समझे कि बेसिक लाइफ़ को सस्टेन करने के लिए जो लेक करते हैं उसको हम लोग जो है पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है?
लेकिन अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट का मतलब जो बेसिक नेसेसिएट हैं, उसको भी जो है पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। उसका लेवल का भी हम लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर तौर पे बता रहा हूँ, अभी तो इसका पूरा स्लाइड है, पूरा डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आइडिया तो हो जाए कि क्या होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्या होता है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो बेसिक नेसेसिएट है, उसको भी जो है हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यहाँ पे लिखा गया है Absolute poverty refer to condition where individual cannot meet the basic minimum need requirement for survival। जो हमें सर्वाइवर के लिए जो थिंग्स चाहिए ना, जितना भी रिक्वायरमेंट है उसको भी अगर पूरा नहीं कर पा रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है पूरा लास्ट लेवल तक, एब्सोल्यूट मतलब पूरा एक्सट्रीम लेवल तक जाके बात करते हैं। क्या-क्या सर्वाइवल लेवल जैसे कि अनएडिक्वेट फूड, जितना कैलोरी में फूड का रिक्वायरमेंट है, उसको भी नहीं ले रहे हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देते हैं, रूरल एरिया का अगर बात करोगे तो 400 कैलोरी जो है पर डे यहाँ पे लेना चाहिए, ठीक है? तो यही जो है 400 2400 कैलोरी भी अगर नहीं ले रहे हो, देखो कैलोरी लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, तो अगर इसको भी नहीं ले रहे हो, तो जो है इसको क्या बोलेंगे? एक बेसिक नेसेसिटी है, इसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हो। फिर हो गया क्लॉथिंग हो गया, ये भी सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी चीज़ है ना? रिक्वायरमेंट है। शेल्टर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर है, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज़। अगर इन सब चीज़ को भी हम लोग अगर मीट नहीं कर पा रहे हैं, एक जो कि मिनिमम जो है बेसिक्स रिक्वायरमेंट अगर इसको भी मीट नहीं कर पा रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी, ठीक है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं, तो पॉवर्टी का और एक एक्सट्रीम लेवल, ये तो रहा पॉवर्टी। इस पॉवर्टी का और जो है एक्सट्रीम लेवल में जाओगे तो हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी को। क्लियर है? इतना समझ आ गया। तो क्या-क्या हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं? क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अगर कोई भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है? सबसे पहले बात तो यहाँ पे है मिनिमम फिजिकल सब्सिस्टेंस लेवल होगा। जितना कमाएँगे उतना में ही उसका जो है जो सर्वाइवल होगा उसी में सर्वाइव करेंगे। मतलब उसका जो है सेविंग नहीं कर पाते वो लोग। जो लोग भी अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हैं, पहले बात तो सेविंग नहीं कर पाएँगे। जितना ही कमा रहे हो वो सब अपने जो डेली डे टू डे लाइफ में जितना भी ज़रूरी सामान होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसको ही पूरा करने में जो है उसका पूरा मनी यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर कंसिस्टेंस अक्रॉस टाइम एंड रिलीजन, ये भी है। इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना हो जाते हैं एडजस्ट। उसी के साथ जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, बेसिक नॉन फूड आइटम यूज वाइडली इन डेवलपिंग नेशन, अभी बताए इस चीज़ के बारे में। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वाइडली हम लोग जितना भी डेवलपिंग नेशन है या फिर जो पुअर नेशन है इसके द्वारा जो है इसे किए जाते हैं। बाकी अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी है तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो चलाएँगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इतना समझ आ गया? चलो, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किए कि पॉवर्टी क्या होता है, किस तरीके से पॉवर्टी है, कॉजेज़ क्या होते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या है, उसी के साथ टाइप्स ऑफ पॉवर्टी को भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे माइंड में लाओ कि खुद सोचो इंडिया जो कितना डाइवर्सिफ़ाई कंट्री है, ठीक है? अब डाइवर्सिफ़ाई कंट्री के होने के बाद भी हम लोग कैसे जो है पॉवर्टी को मेज़र करते हैं। कैसे हमें पता कि इस स्टेट में जो है इतना जो है, इतना जो डाटा है या फिर इतना लेवल का पॉवर्टी है, कहाँ पे पॉवर्टी नहीं है, कहाँ पे पॉवर्टी है। इसको जानने के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं मेज़रमेंट का, ठीक है? अब मेज़रमेंट हम लोग डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से करते हैं। जैसे कि पहला मेज़रमेंट हम लोग करते हैं पॉवर्टी लाइन के थ्रू। क्या होता है पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन जो है एक कट ऑफ लेवल होता है, एक लाइन होता है। अगर एक इस लाइन के ऊपर अगर जाओगे तो पॉवर्टी नहीं रहोगे। अगर इस लाइन के नीचे जाओगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन या फिर पॉवर्टी। देखो यहाँ पे, पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि जो कि एक कट ऑफ लेवल होता है इनकम या फिर कंज़प्शन एक्सपेंडिचर का, बिलो व्हिच अ पर्सन और हाउसहोल्ड इज़ कंसीडर्ड पुअर। ठीक है? बिकॉज़ दे कैन नॉट मीट मिनिमम बेसिक नीड्स। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं पॉवर्टी लाइन। अब ये जो है डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि इंडिया है। अब इंडिया में मान लो 100 रुपीज़ जो है पर पर्सन उसको यहाँ पे अर्न करना है, ठीक है? तो हम लोगों ने या फिर इंडिया में 100 लेवल का यहाँ पे कट ऑफ लेवल है, ठीक है? अगर ₹100 कमा रहे हो, ठीक है? अगर ₹100 से ऊपर कमा रहे हो, पहली बात तो जो ₹100 है ये एक पॉवर्टी लाइन है ना? हम लोग ने डिसाइड किए, इंडिया के द्वारा डिसाइड किए गए हैं इस पॉवर्टी लाइन को कि ₹100 का यहाँ पे पॉवर्टी लाइन है।
अगर ₹100 से ऊपर अगर अर्न कर रहे हो तब तो पॉवर्टी लाइन से बाहर हो। अगर ₹100 से नीचे अगर कंसीडर कर रहे हो तो इसको हम लोग जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी या फिर पॉवर्टी कंसीडर करते हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। क्लियर, ये समझ आ गया? ये वाला पता है ना, जो मिनिमम बेसिक्स नीड्स है, बेसिक नीड्स में क्या-क्या आते हैं, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, ये बेसिक्स के अंदर ही आते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये एक पॉवर्टी लाइन है, इसके थ्रू हम लोग जो है मेज़र करते हैं कि कितना पीपल जो है पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं, है ना? क्योंकि पॉवर्टी लाइन के अंदर होना डायरेक्टली पॉवर्टी को ही डिफाइन कर रहा है। समझ रहे हो? ये जो लाइन है, अगर इस लाइन के नीचे में आ रहा है तो सीधी-सी बात है, पॉवर्टी को ही डिफाइन करेगा। नंबर में हम लोग जो है काउंट करते हैं। अगर ऊपर आ रहा है तो सीधी-सी बात है कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। ये पहला मेज़रमेंट हो गया। अब आता है सेकंड मेज़र में हेड काउंट रेशियो, और ये जो हेड काउंट रेशियो है, इसे जो है मोस्टली इसी को ही हम लोग यूज़ करते हैं। क्या होता है ये हेड काउंट रेशियो? तो देखो, ये जो हेड काउंट रेशियो है, ये यही बताता है कि ये जो पॉवर्टी लाइन है, ये पॉवर्टी लाइन के कितने ऐसे लोग हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, अगर पॉवर्टी को मेज़र करना है तो। ये जो बताता है कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये जो पॉवर्टी लाइन है, इस पॉवर्टी लाइन के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हेड काउंट रेशियो। अब हेड काउंट रेशियो को जो है, अगर फ़ॉर्मूला अगर देखोगे तो हेड काउंट रेशियो का फ़ॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि पुअर हो गया, और टोटल पॉपुलेशन। ठीक है? अगर इसको थोड़ा-सा अगर एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ तो देखो, सपोज़ करो कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कितना है? 100 करोड़ मानते हैं, ठीक है? 150 है। हम लोग 100 करोड़ यहाँ पे समझ रहे हैं। और इसमें से जो है हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन के थ्रू एक नंबर डिसाइड कर लिए हैं। नंबर डिसाइड नहीं कि एक्चुअल में उतने पॉवर्टी हैं। हम लोग पॉवर्टी जो या फिर पुअर पीपल हैं, उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 20 करोड़। टोटल पॉपुलेशन है 100 करोड़, उसमें जो है 20 करोड़ यहाँ पे पॉवर्टी लाइन है या फिर पुअर पीपल है। तो अगर मेरे को बोल दिए कि हेड काउंट रेशियो निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो देखो, अभी हम लोग फ़ॉर्मूला डिस्कस किए, ये हो गया हेड काउंट रेशियो। कितना पॉवर्टी है? तो यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं 20 पॉवर्टी है, और टोटल पॉपुलेशन कितना है? 100 करोड़ एज़्यूम किए, तो ये हो गया 100 करोड़। तो देखो, अब इसको हम लोग जो है डिवाइड करेंगे तो ये 0.20 इतने में आएँगे। लेकिन यहाँ पे हमें परसेंट में निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो 20% यहाँ पे हैं, 20% इंडिया का जो पीपल हैं, ये पॉवर्टी लाइन है में के अंदर आते हैं, या फिर पुअर पीपल हैं, जो कि 20% इंडिया में रिसाइड करते हैं। इस तरीके से जो है हम लोग इस टेबल का यूज़ करके हम लोग हेड काउंट रेशियो को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है? इसका जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को बस थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, और इसके थ्रू भी हम लोग जो है पॉवर्टी को जो है डिफाइन करते हैं, मेज़र करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी गैप रेशियो। पॉवर्टी गैप रेशियो क्या होता है? देखो, ये बताता है कि कितने लेवल और कितना जो है पीपल यहाँ पे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, है ना? उसको यहाँ पे बताते हैं। और एक चीज़ याद रखना, यही डेफिनेशन मैं जो है हेड काउंट रेशियो में भी बताया हूँ। हेड काउंट रेशियो में भी वही बोला हूँ कि जो जितने नंबर हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उसको हेड काउंट रेशियो बोल रहे हैं। और वही डेफिनेशन मैं इसमें बता रहा हूँ कि पॉवर्टी गैप रेशियो में जितने नंबर पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उसको जो है हम लोग पॉवर्टी गैप रिपोर्ट बोलते हैं। एक्चुअल में इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? ठीक है? इसमें जो है डिफरेंसेस क्या हैं? तो डिफरेंस इतना सा है, जो हेड काउंट रेशियो होता है ना, एक्चुअली ये नंबर बस में बता देते हैं कि इतना परसेंट, जैसे कि अभी डिस्कस किए ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 20% है कि 20% यहाँ पे पुअर पीपल हैं, इंडिया में रह रहे हैं। लेकिन इसका कॉजेज़ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, किस तरीके से पॉवर्टी लाइन के अंदर आए हैं, पूरा डेप्थ जो है एनालिसिस करने का काम जो है पॉवर्टी गैप रेशियो के द्वारा किया जाता है। ये जस्ट नंबर बस को नहीं बताते कि 20% इंडिया में जो है पुअर पीपल रह रहे हैं, ऐसा नहीं, ये नंबर नहीं बताते। नंबर तो बताते हैं, लेकिन उसी के साथ उसका जो है डेप्थ यहाँ पे रिकवरी करते हैं। डेप्थ तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी गैप रेशियो। आई होप कि दोनों यहाँ पे समझ आ गया होगा। उसका जो है फ़ॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहो तो अपने लेवल में कंसीडर कर सकते हो। क्या इतना समझ आ गया? चलो।
यहाँ तक तो जो एस्टिमेशन करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लिए। अब देखो यहाँ पे 2 और मेथड हैं, इसके थ्रू जो है यहाँ पे एस्टिमेशन किया जाता है और करेंट मेथड जो है इसी के द्वारा हम लोग यूज़ करते हैं। अगर ग्लोबल लेवल में बात करोगे, ठीक है? अगर ग्लोबल लेवल में बात करोगे तो हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे हर साल यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। और अगर नेशनल लेवल में बात करोगे, उसे जो है नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है? सबसे पहले हम लोग जो है ग्लोबल लेवल का बात करते हैं। ग्लोबल लेवल में पब्लिश किए जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसमें यही बताता है कि कैसे जो है कोई कंट्री रिकवर हो सकते हैं, कितने पॉपुलेशन जो है पूरा 40 हैं, कितने पॉपुलेशंस यहाँ पे पुअर पीपल हैं। इस सब चीज़ के बारे में ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भी बता दिए जाते हैं। तो पहले इसी को कवर करते हैं। इसे जो है यूएनडीपी के द्वारा हर साल पब्लिश किए जाते हैं और डेवलप भी इसी के द्वारा किए गए हैं। 2010 से स्टार्ट है और ये जो यही बताता है कि जितने भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, उसको एक्चुअल तरीके से मेज़रमेंट करने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा। एक्चुअल लेवल में यहाँ पे जो है मेज़रमेंट किए जाते हैं। पूरा डाटा भी बताएँगे, डाटा को बताने के साथ-साथ कैसे उसको रिकवर कर सकते हो, उसको भी जो है इसमें ध्यान दिए जाते हैं। 3 डायमेंशन है जिसके थ्रू कोई भी कंट्री को यहाँ पे रैंक दिया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को बताए जाते हैं। कौन-कौन से? एक है हेल्थ, एक होता है एजुकेशन और थर्ड है यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड। ये जो है 3 स्टैंडर्ड हैं, 3 यहाँ पे डायमेंशन हैं और इन्हीं 3 डायमेंशन को यूज़ करते हुए ये डिफाइन किए जाते हैं कि कोई भी प्रॉपर कंट्री या फिर कुछ पार्टिकुलर कंट्री है, उसका पॉवर्टी इंडेक्स कैसा रहा है, पुअर पीपल को किस तरीके से जो है रिकवर कर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से कितने पीपल को जो है अपलिफ्ट किए। ये 3 लेवल हैं यहाँ पे और तीनों लेवल से पता चल जाएगा, ठीक है? ये देखो अगर हेल्थ यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ से क्या पता चलेगा? अगर कोई भी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज़्यादा है, मतलब उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब वो कंट्री जो है डेवलप नेशन है, ठीक है? या फिर डेवलपिंग नेशन है। इसी के साथ एजुकेशन, अगर एजुकेटेड पर्सन है तो सीधी-सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं होंगे। एम्प्लॉयमेंट होंगे तो इनकम अर्न करेंगे। अब इनकम अर्न करेंगे तो अपना जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं उसको जो है हाई करेंगे, ठीक है? तो ये एजुकेशंस के थ्रू पता चलते हैं। अब लिविंग स्टैंडर्ड वही बताया जितना ज़्यादा मनी होगा, इनकम होंगे उसके थ्रू जो है यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी डिफाइन किए जाते हैं। ये जो है 3 इंडेक्स हैं, 3 डायमेंशन है एक्चुअली, डायमेंशन हम लोग बोलेंगे। टोटल इंडिकेटर तो 10 है, लेकिन डायमेंशंस यहाँ पे 3 हैं और इसी के थ्रू जो है यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो है 10 इंडिकेटर्स कौन-कौन से हैं? देखो यहाँ पे, पहला इंडिकेटर होता है हेल्थ, डायमेंशन ये है ना? हेल्थ एक डायमेंशन है, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन का, चाइल्ड मोर्टेलिटी कितना हो रहा है, ठीक है? चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि 1000 या फिर पर 1000 में कितने यहाँ पे चिल्ड्रन का डेथ हो रहा है। चिल्ड्रन का डेथ होना जो है ये डिफाइन करता है कि वहाँ का हेल्थ लेवल कैसा है। न्यूट्रिशन यहाँ पे वही डिफाइन करता है कि हेल्थ सिस्टम कैसा है। और इसका जो है वेटेज, जैसे कि हेल्थ डायमेंशंस देखोगे और एजुकेशन डायमेंशंस को देखोगे तो दोनों डायमेंशन का जो वेटेज होता है 1/6 में होते हैं। बाकी जो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये 1/18 के वेटेज के हिसाब से इसे कवर करते हैं। एजुकेशन डायमेंशंस को अगर देखोगे तो कितने ईयर ऑफ स्कूलिंग किए हैं। अगर स्कूल को ड्रॉप कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की तरह जा रहे हो, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हो, स्कूल अटेंडेंस कितना है, ये एजुकेशंस के थ्रू पता चलता है। इसी के साथ लिविंग स्टैंडर्ड जो डायमेंशन इसमें क्या-क्या रखे हैं, कुकिंग फूड हो गया, है ना? सैनिटेशन किस तरीके से रख रहे हो। उसी के साथ ड्रिंकिंग वाटर वो भी प्रॉपर साफ़ वाले, ना? क्योंकि एट प्रेज़ेंट जो है बहुत सारे मिनरल वहाँ पे कंटामिनेटेड किए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, हाउसिंग एसेट्स कितना है और इन सब का जो है, जो वेटेज रहता है ये 1/18 का वेटेज रहते हैं। और ये रहा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और इसी इंडेक्स के थ्रू जो है पता लगाया जाता है कि कौन-सा कंट्री कितना पॉवर्टी लेवल में है, क्या-क्या उसको इनोवेशन की ज़रूरत है। लेकिन ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये ग्लोबल लेवल में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है? प्रॉपर इसे जो है ग्लोबल लेवल में डिफाइन किए जाते हैं। हर एक कंट्री को इसके अकॉर्डिंग जो है रैंक दिए जाते हैं। और उस रैंक के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि कौन-सा कंट्री डेवलप है, कौन-सा कंट्री ऐसा है जहाँ पे पॉवर्टी का लेवल बहुत मिनिमम है।
कौन-सा कंट्री ऐसा है जहाँ पे पॉवर्टी का स्टैंडर्ड उसका लेवल बहुत यहाँ पे लो है, ठीक है? यहाँ पे फ़ॉर्मूला भी लिखा हुआ है, चाहो तो फ़ॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अब आ जाओ नेशनल लेवल में। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल लेवल में डिस्कस किए। अब हम लोग पर्टिकुलर बात करते हैं इंडिया के लेवल में। इंडिया के लेवल में भी सेम वही निकाले जाते हैं, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसे जो है नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। और ध्यान रखना, एट अगर प्रेज़ेंट का बात करोगे, 2025 का भी बात करोगे, जो नेशनल का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नीति आयोग के पास ही है। देखो यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़ कि नीति आयोग के द्वारा इसे रिलीज़ किए जाते हैं। फर्स्ट टाइम 2021 में रिलीज़ किए गए थे। लेटेस्ट जो डाटा यूज़ किए गए हैं, वो नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे है ना 5 का, जो 19 से 21 है, ये लेटेस्ट डाटा प्रेज़ेंट है, ठीक है? देखो जितना भी डायमेंशंस यहाँ पे यूज़ किए हैं, यहाँ पे मल्टी डायमेंशन जो ग्लोबल वाले में यूज़ किए हैं, जो यूएनडीपी है उसके द्वारा किए जाते हैं, सेम वही डायमेंशन हेल्थ हो गया, एजुकेशंस हो गया, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो गया, इन तीनों डायमेंशंस को भी इसी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। नीति आयोग के द्वारा भी वही डायमेंशंस को यूज़ किए जाते हैं। और जो 10 इंडिकेटर्स पढ़े हैं, उसी 10 इंडिकेटर जो हैं, उसको भी नीति आयोग के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। बस इसमें मेन एक एडिशन होता है कि यहाँ पे जितना भी कवर होगा, रिपोर्ट आएँगे, ये पूरा इंडिया लेवल में होगा, ठीक है? जो यूएनडीपी करते हैं, वो तो पूरा ग्लोबल लेवल का जो है रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है केवल नीति आयोग के द्वारा इंडिया लेवल में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है? बाकी सब एज़ इट इज़ होते हैं। देखो तो क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पे ग्लोबल और नेशनल में? तो पहले बात तो वही है, जो ग्लोबल का है यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, नेशनल जो इंडिया का है नीति आयोग के द्वारा इश्यू किए जाते हैं। जो ग्लोबल लेवल वाले होते हैं यूएनडीपी को वहाँ पे 10 इंडिकेटर्स रखते हैं, नेशनल में 12 इंडिकेटर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया का लेवल भी ऐड हो जाते हैं, इसलिए जो है 12 हो गया। बाकी जितना भी कवर करे हैं सब एज़ इट इज़ हैं। इतना समझ आ गया? चलो, हम लोगों ने पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किए थे तो 2 टाइप में डिवाइड किए गए थे, एक रिलेटिव पॉवर्टी और एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम लोगों ने अभी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए हैं, वहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट जो है टाइप्स को हम लोग कवर करते हैं, वो है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी पहले ही बताया हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली जितना डेवलप्ड नेशन है उसी के द्वारा ही किए जाते हैं। अगर कोई भी चीज़ को कंपेयर करना है तो कंपेयर के केस में रिलेटिव पॉवर्टी हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, सपोज़ करो कोई पर्सन एक सोसाइटी में रह रहे हैं। अब ये सोसाइटी में रह रहे हैं कि सोसाइटी में जितने भी पीपल हैं उसका लेवल जो है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊँचा हाई लेवल। लेकिन वही सोसाइटी में एक ऐसा पर्सन है, उसका जो है इनकम लेवल या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि देखो ये जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी में अब सब लोग जो है पूरा हाई लेवल में रह रहे हैं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक पर्सन ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत कम है। तो कंपेयर कर रहे हैं, इसी कंपैरिजंस को हम लोग जो है रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर में आते हैं, ठीक है? पॉवर्टी बेस्ड ऑन कंपैरिजन विथ द एवरेज या फिर मीडियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, जो कि अभी एग्जांपल के थ्रू बताया हूँ। इसे जो है डेवलप कंट्री के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। बाकी ये जो क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये एक इनइक्वालिटी को बता रहे हैं। देखो, कि बहुत लोग जो है पूरा हाई स्टैंडर्ड रह रहे हैं, एक अकेला जो है मिनिमम लेवल में रह रहे हैं। एक सोशल एक्सक्लूजन का फीलिंग आता है। लिविंग स्टैंडर्ड का यहाँ पे हम लोग फोकस देते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक कंपैरिजंस करने के लिए या फिर कॉमन डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा है। लेकिन जितना डेफिनेशन था, जितना हमारे लिए जो यूज़फुल है, उसको पूरे डिटेल में साथ कवर कर ही रहे हैं। बाकी अगर डिफरेंसेस जानोगे कि रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, ये टेबल लिखा हुआ है। क्योंकि इसके बारे में तो पूरा डिटेल के साथ कवर कर लिए हैं। एक बार अपने लेवल में इसको कवर करोगे, ठीक है? चलो, इतना तो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट कमिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि जो पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी का ट्रेस हम लोग कब कर सकते हैं? हिस्ट्री के टाइम से। ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो वहीं से पॉवर्टी होना ही स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं। इसका जो इन्फ्लुएंसेस हैं, इसका कॉजेज़ हैं, तो कॉजेज़ हम लोग इसका इंडिया के हिस्ट्री से भी ट्रेस करते हैं। समझ रहे हो? तो क्या-क्या ऐसे इम्पोर्टेंट कमिटी थे जिसके द्वारा बताए गए हैं कि कैसे
इंडिया के जो पॉवर्टी लेवल उसको एस्टिमेट करना है, किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो, उसी के लेवल में फर्स्ट कमिटी है वो है वीएम दांडेकर कमिटी, ठीक है? इसे हम लोग नीलकंठ राठ कमिटी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे 1971 में फाउंड किए गए थे और इसका पर्पस था कि जो पॉवर्टी है उसी को एस्टिमेट करना था और वो भी साइंटिफिक मैनर में, ठीक है? क्योंकि टाइम पीरियड देखो 1971 है, मतलब जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके कई साल आगे का बात कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा साइंटिफिकली एडवांसमेंट होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है? तो साइंटिफिक वे में पॉवर्टी को एस्टिमेट करना इंडिया में, ये जो है इसका पर्पस था वीएम दांडेकर कमिटी का और इन्होंने डाटा यूज़ किए गए थे एनएसएस का, नेशनल सैंपल सर्वे है, इसका डाटा जो है यूज़ किए गए थे। साथ में याद रखना इसका मेथोडोलॉजी कैसा था, क्या ये कैलोरी इनटेक के बेस में जो है डाटा प्रिपेयर कर रहे थे या फिर क्या ये जो है कंजम्पशन के बेस में डाटा प्रिपेयर किए या फिर क्या इनकम के बेस में डाटा प्रिपेयर किए? ये जो मेथोडोलॉजी है, ये मेथोडोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसके द्वारा जो इस कमिटी के द्वारा जो मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे थे, वो कैलोरी इनटेक के बेस में यूज़ कर रहे थे, कि किस तरीके से जो है एक पर्सन्स को मिनिमम लेवल में कैलोरी का जो है रिक्वायरमेंट है, अगर अपने लाइफ़ को सस्टेन करना है तो। उसी के साथ जो है कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पे एज़ अ मेथोडोलॉजी के तौर पे यूज़ किए। इन्होंने क्या बताया कि अगर एक लाइफ़ को जो है सस्टेन करना है या फिर पॉवर्टी लाइन से ऊपर आना है, तो 2250 कैलोरी पर डे पर पर्सन्स को ज़रूरत है, ठीक? ये जो है फर्स्ट टाइम जो है स्टेट लेवल में पॉवर्टी का एस्टिमेशन इस कमिटी के द्वारा किए गए थे। बाकी नेक्स्ट कमिटी है वाईके अलाग कमिटी। इसे जो है 1979 में फॉर्म किए गए थे। इसका पर्पस भी वही था कि पॉवर्टी लाइन को ऑफिशियली यहाँ पे डिसाइड करना कि कितना पॉवर्टी लाइन यहाँ पे होना चाहिए। अब पॉवर्टी लाइन क्या होता है ये नहीं बोलना, पॉवर्टी लाइन समझ चुके हैं। तो इसका जो है मेन मेथड था कैलोरी इनटेक मेथड और इसके द्वारा जो है टर्म को फिक्स किए गए थे। ना वाई के जो अलाग कमिटी हैं, इसके द्वारा बोले गए थे कि 2400 यहाँ पे कैलोरी पर पर्सन चाहिए रूरल एरिया के लिए, ठीक है? और 2100 कैलोरी पर पर्सन यहाँ पे हर दिन चाहिए अर्बन एरिया के लिए। ये जो है कैलोरी इंटेक को ध्यान दोगे, कैलोरी इंटेक को यहाँ पे इस वाई के अलाग कमिटी के द्वारा क्या किए गए हैं, एज्यूम किए गए थे और डाटा तो एनएसएस का ही डाटा यूज़ किए गए थे और जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन किए गए थे फर्स्ट टाइम, वो वाई के अलाग कमिटी के रिकमेंडेशन से ही किए गए थे। रिकमेंडेशंस के द्वारा ही किए गए थे, बाकी स्टेट स्पेसिफिक कंज्यूमर प्राइजेस हो गया, इसको भी किए गए थे और साथ में ऑल इंडिया लेवल का जो है चार्ट इसके द्वारा प्रिपेयर किए गए थे और यही जो एक कमिटी है ना 1979 से और इसी के द्वारा या फिर इसके जितना भी आगे कमिटी आएँगे, उसका एक फाउंडेशन रखे गए थे ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेशंस का। कि ऑफ़िशियली इसके द्वारा बता दिए गए थे कि 2400 कैलोरी यहाँ पे रूरल एरिया के लिए पर पर्सन पर डे चाहिए ही चाहिए और अर्बन के लिए 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन चाहिए, है ना? तो इसका जो है एक फाउंडेशन रखने का काम जो है इसी कमिटी के द्वारा किए गए थे। फिर उसके बाद डीटी कमिटी आता है जो कि 1993 में फॉर्म किए गए थे। इसका भी सेम वही था, रिव्यू करने के साथ जो पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथोडोलॉजी अभी यूज़ कर रहे थे, चाहे कैलोरी बेस्ड हो, चाहे कंज़प्शन बेस्ड हो, उसको यहाँ पे डिसाइड करना इसका मेन पर्पस था। बाकी 2400, 2100 कैलोरी तो सब पूरा सेम ही है। बाकी सब अभी प्रीवियस डिस्कस किए वही है। अगला देखो, नेक्स्ट जो कमिटी है वो है तेंदुलकर कमिटी। इसे हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेशन और ये जितना भी अभी कमिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये रिव्यू ही करेगा। कोई कमिटी आने वाला है जो कि रिव्यू करेंगे, अदर जो कमिटी आए उसका, फिर उसके साथ कुछ रिकमेंडेशन देंगे। तो तेंदुलकर कमिटी जिसे 2009 में फाउंड किए गए थे, इसका मेन मकसद वही था कि सबसे पहले तो रिव्यू करना जितना भी अभी कमिटी गए उसका, प्लस कुछ यहाँ पे न्यू पॉवर्टी एस्टिमेशंस के जो मेथड्स हैं, उसको रिकमेंडेड करने के लिए जो है यहाँ पे इस कमेटी को फॉर्म किए गए थे और इसके द्वारा जो मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट ये जो है यूज़ कर रहे थे और इन्होंने रिमूव किया फिक्स कैलोरी नाम को। जैसे अभी वाई के अलग कमेटी डिस्कस किए, डीटी कमेटी डिस्कस किए, जिसके द्वारा जो है 2400 और 2100 जो कैलोरी इनटेक है इसको फिक्स किए गए थे। तो इस फिक्स को यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी के द्वारा रिमूव ही कर दिए और उसके बदले में न्यू बेसिस यहाँ पे लाए एक्सपेंडिचर,
चाहे हेल्थ में एक्सपेंडिचर करो या फिर एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करो। तो किस तरीके से हम लोग कंज़प्शन या फिर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, उसके बेस में अब डिफ़ाइन किए जाएँगे कि पॉवर्टी लाइन कितने हैं, कौन लोग यहाँ पे पॉवर्टी के अंदर आएँगे, कौन पॉवर्टी के बाहर आएँगे। ये सब कौन बोले? तेंदुलकर कमिटी के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है? बाकी तो सब एज़ इट इज़ हैं और इसी के द्वारा देखो कंज़प्शन बेस्ड या फिर एक्सपेंडिचर बेस्ड बोल रहे हो, क्लियर है? तो पॉवर्टी लाइन इसके द्वारा जब डिफ़ाइन किए गए थे तो ₹816 पर मंथ आना चाहिए रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में 1000 पर मंथ आना चाहिए। मतलब इतना कमा रहे हो हर महीना तब तो पॉवर्टी लाइन से बाहर हो, अगर नहीं कमा रहे हो तो पॉवर्टी लाइन से अंदर हो, ये बताएँ। और यहाँ पे सिंगल जो लेवल होता है ना नेशनल लेवल लाइन, तो नेशनल लेवल के लिए यही क्राइटेरिया इसके द्वारा यूज़ किए गए थे। बाकी जो है लास्ट कमिटी वो है रंगाराजन कमिटी, ठीक है? और इसके द्वारा भी पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए बाकी जितना भी तेंदुलकर कमिटी है उसको सजेस्ट करने के लिए फिर पॉवर्टी लाइन को रिवाइज़ करने के लिए इसका पर्पस रहा जिसके थ्रू रंगाराजन कमिटी को यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। इसका जो है इन्होंने यूज़ किए हैं, मेथोडोलॉजी इसके द्वारा जो यूज़ किए हैं, जो है वो है कैलोरी के फॉर्म में, ठीक है? 24 कैलोरी रूरल एरिया के लिए, 2100 कैलोरी अर्बन एरिया के लिए और इसे जो है 2014 में फाउंड किए गए थे, ठीक है? 2014 में अपना रिपोर्ट भी दिए गए थे। बाकी जो है पॉवर्टी लाइन इसके द्वारा डिफाइन किए गए थे, ₹972 पर मंथ आना चाहिए रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में ₹1407 पर मंथ यहाँ पे कमा रहे हो, तो ठीक है। और बेसिक नीड्स का जो है, यहाँ पे बेसिक जो नीड्स होते हैं उसको भी ऐड किए गए हैं, इसके थ्रू, है ना? रंगाराजन कमिटी में जैसे कि क्लॉथिंग हो गया, हाउसिंग, एजुकेशंस, ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ हो गया, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। बाकी ये जो है रियलिस्टिक लगा इस कमिटी का जो रिकमेंडेशन है, यहाँ पे हायर पॉवर्टी लाइन जो है यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। जितना तेंदुलकर के द्वारा बताया गया था ना उससे ज़्यादा है, देख लो। तेंदुलकर में आई थिंक जो है 815 है लेकिन यहाँ पे तो 972 है मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है? देखो यहाँ पे 816 है, क्लियर है? ये जो है इसमें ज़्यादा है, एस्टिमेशन भी ज़्यादा किए गए हैं। बाकी इसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऑफ़िशियली एक्सेप्ट भी नहीं किए। क्योंकि देखो ना इसका प्राइस देखो 972 उस समय का बात कर रहे हैं ना, 2011-12 हो गया, फिर उसको फिक्स करना, तो इसका जो प्राइस है पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन करने के बहुत ज़्यादा हाई है। और यही एक कारण रहा जिसके थ्रू इसे रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। लेकिन एट प्रेज़ेंट का अगर बात करोगे जो करंट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं कि कितने पर्सन्स यहाँ पे पॉवर्टी हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर हैं, तो उसको जो है नीति आयोग के द्वारा डन किए जाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के थ्रू। ठीक है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए हैं। समझ आ गया? देखो, यहाँ तक पूरा पॉवर्टी जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है? क्या होता है पॉवर्टी, क्या होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स हो गया, कॉज़, कॉन्सेक्वेंसेस हर एक चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग कि इनइक्वालिटी क्या होते हैं, ठीक है? अब इनइक्वालिटी का मतलब यहाँ पे जस्ट इनकम लेवल में नहीं करना कि कोई पर्सन अमीर है, कोई गरीब है। ये तो इनइक्वालिटी का एक ही पार्ट हो गया, ठीक है? इनइक्वालिटी का ये तो एक ही डायमेंशन हो गया जिसके थ्रू हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कोई पर्सन्स के पास ज़्यादा मनी है, उसका इनकम लेवल ज़्यादा है, तो जो है हायर स्टैंडर्ड का है। इनकम लेवल किसी का कम है, तो वो जो है लो स्टैंडर्ड के हैं। तो ये जो गैप है ये इनइक्वालिटी बता रहा है। एक एक लेवल है और अदर लेवल भी होते हैं जैसे कि सोसाइटल लेवल हो गया, है ना? इकोनॉमिकल लेवल हो गया, इसे अभी डिस्कस किए। फिर उसके साथ पॉलिटिकल लेवल हो गया, कास्ट बेस्ड हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एरिया है। तो अगर इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करना चाहो तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ, एजुकेशन, किसी को ज़्यादा एजुकेशन मिल रहा है, बेटर एजुकेशन मिल रहा है, किसी को जो है लो लेवल का एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ सिस्टम, अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज़ का जो है अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना, उसमें जो गैप होना, इसी को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है? और यहाँ पे फोकस जो है मेनली किए जाते हैं वो इनकम बेस्ड किए जाते हैं। मतलब इकोनॉमिकल बेस्ड किए जाते हैं कि किसी पर्सन्स का अगर इनकम ज़्यादा है, तो पर्सन जो है अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा। कोई पर्सन्स का इनकम कम है, तो उसको हम लोग पुअर बोलेंगे, लो स्टैंडर्ड लिविंग लिविंग रहने वाले हैं। तो रिच और इनकम के बीच जो फ़ोकस रहता है ना, जो डिफ़ाइन किए जाते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस रहता है इनइक्वालिटी में।
फिर इसका भी कुछ टाइप्स हैं, अभी डिस्कस किए, इनकम इनइक्वालिटी हो गया, वेल्थ इनइक्वालिटी हो गया और ये जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें से जो जो 10th नंबर का जो गोल है, रिड्यूस करना इनइक्वालिटी, इससे ये जो है रिलेट करते हैं। बाकी क्या-क्या होता है इसका टाइप्स, जैसे कि इनकम हो गया, जैसे वेजेस और सैलरीज़ में रिड्यूस होना, डिफरेंसेस होना, वो इनकम इनइक्वालिटी बताते हैं। वेल्थ इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी, कोई रीजन जो है डेवलप जगह में है, एरिया में है, कोई रीजन रह रहा है वहाँ पे अंडर डेवलप है। जेंडर इनइक्वालिटी, मेल को जो है ज़्यादा डोमिनेंस दे रहे हो, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, फीमेल को कम यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हो। फिर सोशल इनइक्वालिटी होता है, इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी होते हैं। ये तो कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं। बाकी इनइक्वालिटी हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं इसका भी कुछ कारण है। जैसे कि पॉवर्टी अभी डिस्कस की, तो पॉवर्टी क्यों हो रहा है उसका भी एक कारण है, कारण था, डिस्कस भी किए। इसका भी यहाँ पे कारण है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो, है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो सबसे पहले इनकम नहीं आएगा। अब इनकम नहीं आएँगे, सीधी सी बात है कि इनकम नहीं आएगा तो बेसिक लाइफ तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो जो पुअर का एक लेवल होता है, पुअर की कैटेगरी में आ जाओगे। इसी के साथ लो एजुकेशंस हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर है। अब इन सब चीज़ का डेफिनिशंस यहाँ से क्लियरली समझ आना चाहिए, क्योंकि पॉवर्टी और जो इनइक्वालिटी है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। ये अगर पॉवर्टी है तो इनइक्वालिटी आना यहाँ पे स्वाभाविक बात है, ठीक है? पॉवर्टी और इनइक्वालिटी क्योंकि दोनों एक दूसरे से जो है डिपेंडेंट हम लोग बोल सकते हैं। इतना समझ आ गया? चलो। देखो पॉवर्टी का कॉजेज़ भी हम लोगों ने डिस्कस किए, क्या-क्या कॉजेज़ हैं। अब किस तरीके से हम लोग इनइक्वालिटी को मेज़र करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेज़रमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग मेथड यूज़ करते हैं, वो है गिनी कोएफ़िशिएंट मेथड। क्या होते हैं गिनी कोएफ़िशिएंट मेथड? ये जो है कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेट करते हैं इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी को बताते हैं और ये जो है कुछ नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं। कौन-कौन से नंबर दिए जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इसे जो है 1912 में इटालियन जो स्टैटिस्टिशियन है, उसके द्वारा इसे डेवलप किए गए हैं और ये जो है मेज़र करने का काम करते हैं कि कौन-सा पर्सन जो है या फिर कौन-सा नेशन है, इनकम के लेवल में हाई है, लो है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है अमॉन्ग इकोनॉमिक्स, अमॉन्ग्स जो है नेशन, इन सब चीज़ को बताने का काम जो है गिनी कोएफ़िशिएंट के द्वारा किए जाते हैं। और इस रेंज में जो है नंबर डिफाइन किए गए हैं 0 से 1। ठीक है? अगर कोई भी कंट्री 0 के बहुत ज़्यादा पास है या फिर 0 आ रहा है मतलब वहाँ पे परफेक्ट इक्वलिटी है। वहाँ का जो इनकम लेवल है, हर पीपल के पास इनकम का जो लेवल है बहुत ज़्यादा समान है, एक समान है। तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट इक्वलिटी। ठीक है? अगर कोई नेशन जो कि 1 के जो है बहुत करीब आ रहे हैं या फिर 1 नंबर में आ रहे हैं, 1 नंबर में आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इनइक्वालिटी। मतलब वहाँ पे जो पर्सन है, 1 पर्सन हैज़ ऑल इनकम, फिर उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो सीधी सी बात है अगर हायर वैल्यू इंडिकेट कर रहा है मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अगर वैल्यू अगर कम बता रहे हैं तो कम इनइक्वालिटी है। सीधी सी बात है यहाँ पे। और इसी वैल्यू को डिनोट करने के लिए हम लोग एक ग्राफ का यूज़ करते हैं, वो है लॉरेंज कर्व का। लॉरेंज कर्व एक ग्राफ है और इस ग्राफ के थ्रू यही पता चलता है कि कौन से यहाँ पे नेशंस हैं या फिर कौन ऐसे इंडिविजुअल है जो कि जिसमें जो है इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस कोएफ़िशिएंट को जो गिनी कोएफ़िशिएंट है इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं, यूएनडीपी हो गया, आईएमएफ हो गया, इसके द्वारा सब इसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? बाकी हम लोग पॉवर्टी मेज़रमेंट करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट मेज़र क करना है, उसके साथ अगर इनइक्वालिटी मेज़र करना है, इस केस में इस जो गिनी कोएफ़िशिएंट है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी इसके बारे में डिस्कस कर लिए, अगर कोई 0 के ज़्यादा करीब आ रहे हैं तो इनइक्वालिटी ज़्यादा है। देखो, अभी एक चीज़ मैं बताऊँ कि लॉरेंज कर्व के बारे में, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है 0 से 1 के बीच, इसे रिप्रेज़ेंट करने का काम जो है लॉरेंज कर्व के द्वारा ही किए जाते हैं। और जो लॉरेंज कर्व है ये ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन है, जो कि बताता है कि कहाँ पे जो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और कहाँ पे ऐसा जगह जहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। सीधी सी बात है इनकम और वेल्थ के जो डिस्ट्रीब्यूशंस को बताते हैं, उसको हम लोग जो है लॉरेंज कर्व बोलते हैं, जो कि ये ग्राफ़िकली रिप्रेज़ेंटेशन होता है। अभी समझाता हूँ पूरे ग्राफ़ को, लेकिन इसे हम लोग जो है ग्राफ़िकली तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं।
ये सब चीज़ लिखा हुआ है ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा जब ग्राफ को समझोगे तो। ये जो लाइन दिख रहा है ना ये सीधी सी लाइन, ये जो लाइन है जो कि 45 डिग्री का होता है, ठीक है? 45 डिग्री है और इसी को हम लोग जो है परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं। मतलब अगर इस लेवल में आ रहे हो मतलब परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, सब इंडिविजुअल के पास उस नेशन है तो उस नेशन के सब इंडिविजुअल के पास जो है प्रॉपर मनी है, प्रॉपर लेवल में इनकम है। लेकिन देखो, अगर ये जो लाइन यहाँ पे डेविएट हो रहा है, जितना ज़्यादा डेविएट होगा उसका मतलब है कि उस नेशन में उतना ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है? ज़्यादा अगर है ना, ये ज़्यादा अगर नीचे आ रहे हैं, अगर इस तरीके से नीचे आ रहे हैं मतलब इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर यही चीज़ अगर जितना नज़दीक होगा, इस 45 डिग्री के अगर नज़दीक होंगे, तो उसको ऐसा कंज़्यूम किए जाएँगे कि वो जो नेशन है ये, जो इक्विलिटी होता है, ज़्यादा इक्विलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है? तो ये लॉरेंज कर्व या फिर जो गिनी कोएफ़िशिएंट होगा, यही डिफ़ाइन करता है, कि अगर ये जो ग्राफ है ज़्यादा नीचे आ रहे हैं, ना ज़्यादा फैल रहे हैं, मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर कम जा रहे हैं या फिर डायरेक्टली 45 एंगल के जो हैं सीधे में आ रहे हैं या फिर उसी के आस-पास हैं, तो वहाँ पे जो इक्विलिटी है, ये ज़्यादा है। इसी को यहाँ पे डिफ़ाइन किए जाते हैं। बाकी इन दोनों के बीच कंपैरिज़न्स क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है? अब इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा ही होने वाला है इसका। इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का इफ़ेक्ट क्या है? अनइवन ग्रोथ देखने को मिलेगा। कई ऐसा इंडिया का स्टेट है जो कि डेवलप्ड स्टेट है। कई ऐसा स्टेट देखने को मिलेगा कि अंडर डेवलप है। क्या शो कर रहे हैं? ये इनइक्वालिटी को ही तो शो कर रहे हैं। अगर कोई भी स्टेट अगर ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और कोई भी स्टेट अगर कम डेवलपमेंट हो रहा है तो इन दोनों का गैप इनइक्वालिटी को ही बताएगा। लो कंज़प्शन हो गया, पॉवर्टी गैप बहुत ज़्यादा होगा। हाई इन्फ्लेशन रिस्क है, फिर टैक्स इवेज़न है। ये सब चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं इनइक्वालिटी के थ्रू। ठीक है, इतना समझ आ गया? देखो यहाँ तक हम लोगों ने जो है बेसिक्स पूरे कवर कर चुके हैं। क्लियर है? पॉवर्टी क्या होता है पूरा समझ चुके हैं। इनइक्वालिटी क्या होते हैं इसको भी समझ चुके हैं। अब थोड़ा-सा लास्ट में काम करना है हमें, प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है इनइक्वालिटी का इंडिया में, इसको समझना है। कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो है प्रेज़ेंट स्टेटस क्या है। तो अगर गिनी कोएफ़िशिएंट मतलब इनकम कंज़प्शंस के मामले में अगर देखोगे, है ना? तो पता करेंगे, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है गिनी कोएफ़िशिएंट 25.5 है। पॉवर्टी रिडक्शंस के मामले में जाओगे तो 1.7 मिलियन यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ध्यान देना, बल्कि 2011 जो 23 तक हैं, वहाँ से डिक्लाइनिंग रहा है। लेकिन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो लेवल है अभी 171 मिलियन है पूरे वर्ल्ड में। उसी के साथ वेल्थ इनइक्वालिटी है और साथ में इनकम शेयर बाय परसेंटेज ये भी लिखा हुआ है। तो ये जो स्लाइड है ना टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा, एक बार इसको रीड बस कर लेना। क्लियर है? ये तो रहा पूरा ओवरऑल ऑल अबाउट पूरा पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से पूछे जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए हैं। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।